नमस्कार दोस्तों, आखिर हम अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके अभी बच्चे हुए हैं, यानी कि 1-2 महीने के, 6 महीने के, साल भर के, या फिर जिनके बच्चे 10 साल के, 15 साल के हैं। तो अगर वो इन कंडीशंस में हैं तो आप अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे, मैं अपनी बच्ची के लिए किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों का जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, लाइक बच्चे के एजुकेशन के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके सामने बच्ची की जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी है, तो इसको आप ही को उठाना है। ठीक है, ये आपका परम कर्तव्य बनता है, आप इससे चाह कर भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि मुझे लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स को फाइनेंशियल नॉलेज होती काफ़ी अच्छे से, तो वो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट को हट करके थोड़ा सा इक्विटी में गए होते, तो अगर उस समय उन्होंने टाइटन के शेयर खरीदे होते तो आज उसकी वैल्यू क्या होती, उन्होंने विप्रो के शेयर खरीदे होते तो आज उनकी वैल्यू क्या होती, टीसीएस खरीदा होता तो आज उनकी वैल्यू क्या होती। तो ये सारा नॉलेज तो सबसे पहले हमें होना चाहिए और उसी के साथ साथ हमारे बच्चों को भी होना चाहिए। तो इसी तरह की कुछ बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं जो आप लोग अपने बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रख करके करेंगे, जिससे कि आपका बच्चा फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम से ना गुजरे, चाहे वो आप लोगों की स्कूलिंग एजुकेशन हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो यानी कि कॉलेज की, या फिर बिजनेसेस की, ये सब में काम आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनोवेटिव चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनोवेटिव चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इस तरह की वीडियोस देखने के लिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द इनोवेटिव के साथ जुड़ सकते हैं, बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। तो देखिए, बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले जो आना चाहिए वो आना चाहिए एजुकेशन। दूसरा, आप लोगों का इंश्योरेंस यानी कि बीमा। अगर आप लोगों के पास एजुकेशन प्लानिंग है तो बेस्ट है। अब आप लोगों को जाना है बीमा की तरफ। तो देखिए, एजुकेशन प्लानिंग में किन किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन प्लानिंग किस तरह से होती है, एक तो एजुकेशन प्लानिंग होती है कि अगर आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है, 1-2 महीने का है, 6 महीने का है, साल भर का है, 5 साल से नीचे का है, ठीक है, तो उसकी स्कूलिंग कब स्टार्ट होगी, अप्रॉक्सली 3 से 5 साल में लोग उसकी स्कूलिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास अगर उतनी कैपेबल नहीं है कि आप उसको किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकें या फिर किसी अच्छे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा सकें, बड़े कॉलेजेस की बड़ी बड़ी फीसेस भी होती हैं जिनमें आप लोगों को महीने के 10,000 भी देने पड़ सकते हैं, 20,000 भी देने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों की एक प्लानिंग होती है। दूसरी प्लानिंग होती है कि बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग, यानी कि हम फ्यूचर उनका सोचते हैं आने वाले 20 से 25 साल के बाद, जब वो कॉलेज में जाएंगे, जब उनका एडमिशन होगा किसी ग्रेजुएशन कॉलेज में, लाइक अगर वो टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक, मेडिकल वगैरह करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों की प्लानिंग होती है। तो इसके लिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ता है, इसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। लेकिन अगर जो शॉर्ट टर्म्स की प्लानिंग होती है उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं डालते हैं, क्योंकि आप लोगों को हर साल एक एक महीने पे फीस देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल मजबूती बढ़ानी होगी, आप लोगों को इनकम के सोर्स बढ़ाने होंगे, अपने खर्चों को काटना होगा, तब जाकर के आप लोग अपनी शॉर्ट टर्म्स की प्लानिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म्स की बात करते हैं तो आप अगर 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार और हर साल 10% इंक्रीज करके अपना उसे पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट आप लोग 20 से 25 साल में 1 करोड़ के आसपास का फंड क्रिएट कर सकते हैं। वो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से म्यूचुअल फंड से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड से क्रिएट कर सकते हैं, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। अब जो नेक्स्ट प्लानिंग आती है वो आती है कि अगर हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ काम करना चाहता हो या फिर बिजनेसेस करना चाहता हो, क्योंकि कई बच्चों के जो भी लक्षण होते हैं वो बचपन से समझ में आ जाते हैं कि, क्योंकि देखिए, माँ बाप से अच्छा कोई नहीं उनको जान सकता है। हाँ, उनकी गलतियों को हम छुपाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा बच्चा कितना कैपेबल है और क्या क्या कर सकता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा बिजनेस करेगा, तो भी आप लोगों को अगर नहीं भी लगता है कि अगर ये बिजनेसेस नहीं करेगा, फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा मनी सेव करके रखनी चाहिए उसके लिए, लाइक 20 से 25 लाख का फंड उसके लिए एक एक्स्ट्रा रखना चाहिए, जिससे कि उसको किसी भी तरह की अगर इमीडिएट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, लाइक अगर उसको मान लीजिए किसी सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग में भी उसको अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे, कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, म्यूजिकल बैंड बनाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ में खर्चे आते हैं। मान लीजिए अगर वो छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करेगा तो 20 से 25 सालों बाद उसको कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का फंड चाहिए। तो आप लोग उसको एक साइड में रखें, ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा बचा करके रखें।
इसको करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपने बच्चों के नाम से पैसा उनके नाम पे खुलवा सकते हैं, लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी उनके नाम से खुलवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग म्यूचुअल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके नाम पे आरडी खोल सकते हैं अगर आप बिल्कुल सेफ तरीके से चलना चाहते हैं। तो मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग बच्चों के लिए खोल रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल दीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप लोग डालते रहिए, ठीक है। और जो भी एजुकेशन प्लानिंग कर रहे हैं वो आप लोग अपने लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने अकाउंट के बिहाफ पे खोल लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए, अपने पास वो पैसा रखिए। बाकी जो बच्चे का बिजनेस का पैसा है आप लोग उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मस्ट है। पढ़ाई तो कैसे कैसे वो कर लेगा, लेकिन अगर उसको इमीडिएट बड़े फंड की जरूरत पड़ी तो वहीं से मिलने वाला है उसको। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा, चाहे आपका बच्चा जॉब करे या फिर किसी भी तरह का, तो उसको इतने पैसे एक्स्ट्रा जरूर रखिए। नेक्स्ट है आप लोगों का इंश्योरेंस। जो मैंने कहा, इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, और जरूरी है इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि देखिए कई बार होता है कि माँ के फैमिली में, जैसे कि माँ के यानी कि बच्चे के नाना नानी की, उनकी फैमिली में कोई एक ऐसी बीमारी होती है जो कि जेनेटिक बीमारियां होती है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे को भी हो सके, आपकी फैमिली में यानी कि पिता के फैमिली में भी कोई जेनेटिक बीमारियां हो सकती है। तो हो सकता है आपको ना हो, आपकी माता को ना हो, लेकिन जेनेटिक बीमारियां हैं तो बच्चे में आ सकती है। तो उस बीमारी से रिलेटेड आप लोगों को एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर उसके लिए नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनी है, प्रोबेबिलिटी बनती है कि हो सकता है। तो आप लोग एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए जो इस तरह की छोटी छोटी बीमारियों को या फिर इन सबको आपको जो कवर हो सके। और कोशिश कीजिए कि आप लोग ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इंडिविजुअली इंश्योरेंसेस लेते हैं, लाइक अपनी पत्नी के लिए आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आप अपने बच्चे के लिए ले रखे हैं, 2-3 बच्चे हैं आपके, तो 2-3 बच्चों के लिए अलग अलग पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, अपने लिए अलग लेंगे, तो आप लोगों का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग एक ग्रुप का फैमिली इंश्योरेंस होता है, हर इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों को देती है, तो आप उसको ले सकते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस मत लीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों का पैसा खराब करना है अगर आप अपने बच्चों के लिए या फिर किसी और के लिए ले रहे हैं। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं लाइफ का, तो आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि आप कमाने वाले हैं, या फिर जो भी अगर महिलाएं हैं, अगर वो घर की मुखिया हैं, वो अर्न कर रही हैं, तो वो अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले सकती हैं। अब बात आती है दोस्तों थोड़ा सा एक म्यूचुअल होने की, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोग किस किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, अपने बच्चों के लिए किन किन जगहों पे ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को करने के बाद भी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके बच्चे को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी। जब बच्चा आपका समझदार होगा और उसके पास 20-25 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो या तो उन पैसों को यूं ही ख़त्म कर देगा, अगर आप लोग उसको सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग धीरे धीरे सिखाते हुए चले आ रहे हैं। अब आपको बैठा करके उसको डंडा मार करके फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं सिखानी है। अब जैसे कि अभी हाल ही में आरबीआई ने आज मॉरेटोरियम पीरियड को इंक्रीज किया है, ठीक है, रेपो रेट को कम किया है। तो आप ऐसे ही बच्चे के साथ बैठे हैं, बातचीत में आपने एक न्यूज़ लगाई या फिर ऐसे ही पेपर पढ़ रहा है, साथ में बैठ करके थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, ये कम हो गया, वो कम हो गया, इससे क्या इफेक्ट पड़ा, ये थोड़ी बहुत बातें कर लीजिए आप लोग। आप उससे क्वेश्चंस आंसर मत कीजिए, आप बस उससे म्यूचुअली बात कर लीजिए कि बेटा ये क्या हुआ, बेटी ये क्या हुआ, कैसे हो गया, ठीक है। तो आप उसको खुद एक्सप्लेन कीजिए। तो ये धीरे धीरे चीज़ें क्या है कि उसके जहन में आ जाएंगी कि हाँ ये सब चीज़ें भी होती हैं, ये फाइनेंस भी होता है, ये यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स इतना ज़्यादा मार्केट डाउनफॉल है, तो आप उसको ये एक्सपीरियंस दीजिए कि इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट किस तरह से इससे उभर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको सिखाते जाएंगे तो उसको पैसे की समझ होती जाएगी कि हाँ पैसा इस तरह से काम करता है। तो आगे चल करके अगर वो बिजनेसेस भी खोलता है, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस है अपने बिजनेस के लिए, तो वो वहाँ से अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना कंपाउंड कर सकता है। लेकिन अगर उसको बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी, अगर उसको पैसों की नॉलेज नहीं होगी, तो वो अपने पैसे को 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए या फिर जो भी अमाउंट आप लोगों ने रखा है वो सारे गवा देगा, और वो तो हाथ मलेगा ही, प्लस आप लोग भी परेशान होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग उनको फाइनेंशियल प्लानिंग भी सिखाइए। अब मैं इसकी को समझाने के लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हम जनरली हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, हमारी मातृभाषा जो है हिंदी में आती है। अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं, हमारी बहुत अच्छी इंग्लिश है, हम काफ़ी फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोलते हैं,
लेकिन दोस्तों जो हमारे अंदर की जो मन की थॉट प्रोसेस होती है वो हिंदी में ही होती है, वो तुरंत ट्रांसलेट होकर के निकलती है, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो हम मन में सोचते हैं वो हिंदी में ही सोचते हैं। उसी तरह से अगर आप लोग अपने बच्चों के दिमाग में ये छोटी छोटी चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड डालते रहेंगे तो वो भी अपने दिमाग में तुरंत क्लिक करके एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा अपने पैसों से रिलेटेड, और अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा, यानी कि उसकी एक आदत में आ पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो ध्यान रखिएगा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय, खास करके बच्चों के लिए। और ये सब कुछ मत कीजिए आप लोग, अगर आपके पास पैसा नहीं है इतना सेव करने के लिए तो आप अपने बच्चे को फाइनेंस एजुकेट करिए, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं से छोटी सी उम्र में ही ऑन करने लगेगा, तो वो गलत कदम ना उठाएगा। और सही तरीके से पैसे कमा करके अगर वो 100 रुपये भी कमाता है, अगर उसमें से वो सेव करना स्टार्ट करता है, अगर फाइनेंस प्लानिंग वो जानता है, तो वो उन्हीं 100 रुपये से 1 करोड़ भी बना सकता है, 100 करोड़ भी बना सकता है, ठीक है, 1 लाख भी बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए अपने बच्चों के लिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई एजुकेशन प्लान को लेकर के, या फिर कोई इंश्योरेंस को लेकर के बच्चों के लिए खासकर, या फिर आपके लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, खास करके अपने बच्चों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनको पता चले कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको भी फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। अपने स्पाउस के साथ शेयर कीजिए, पति या फिर पत्नी के साथ, उनको भी इन चीज़ों की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।